हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आयाम के बारे में। तो देखिए, आयाम जो होता है इसको कहा जाता है दायरा, और इसी को एक और मतलब होता है क्षमता। तो आयाम के अलग अलग कई मतलब होते हैं। तो दायरा मतलब उसका क्षेत्र, एरिया जहाँ तक वो जा सकता है, या क्षमता उसकी जहाँ तक होगी। तो आयाम के ये मतलब होते हैं। और जानते हैं अभी हम सिर्फ आयाम के अर्थों के बारे में। जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में किसी की माप की जाए, मतलब किसी को नापा जा रहा है और उसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ये आ रही है, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये आयाम है उसका। तो उसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में होना ये उसका आयाम है। या इसको हमें और कह सकते हैं फैलाव। किसी चीज का जो फैलाव होता है वो भी क्या है, आयाम होता है। आयाम से वस्तु के आकार का पता चलता है। जैसे घर है तो घर की एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और मोटाई होती है। तो ये क्या है, ये इसके आयामों को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे 3 आयाम है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। तो ये उसके क्षेत्र, दायरे को प्रदर्शित कर रहा है। और ये क्या है, ये आयाम है। तो इससे क्या पता चल गया, उसके आकार का पता चल गया कि उसमें कितने आयाम है, लंबाई है कि सिर्फ, या चौड़ाई है, या तीनों है। तो उससे उसके आकार के बारे में पता चल जाता है। एक आयामी वस्तु का जो अर्थ होता है, अगर कहा जाए कि कोई वस्तु है उसमें सिर्फ एक आयाम है, इसका मतलब क्या है कि वो सीधी रेखा में है, यानी वो सिर्फ लंबाई में है। इसी तरह से अगर कहा जाए कि द्विआयामी वस्तु का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब है कि उसमें जो है मोटाई नहीं होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी। उस वस्तु में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगी, मोटाई नहीं होगी। उसी को द्विआयामी वस्तु कहा जाएगा। जैसे आयत है और वर्ग है, तो इसमें लंबाई आपको मिलेगी और चौड़ाई मिलेगी, मोटाई नहीं मिलेगी। इसी तरह से जो त्रिआयामी वस्तु है उसके लिए हम कहेंगे कि उसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों होती हैं। तो जैसे मकान है, या कोई बॉक्स है, कोई डिब्बा है, तो उनमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई मिल जाएगी। इसका मतलब इसमें तीनों आयाम मिल रहे हैं। तो ये त्रिआयामी है। अब जानते हैं इसकी परिभाषा आपको कैसे लिखनी है परीक्षाओं में। तो परिभाषा जान लेते हैं। कंपन करते हुए माध्यम के कण का, कंपन कर रहा कौन, माध्यम का कण। जैसे मान लीजिए कि अभी क्या है, अभी हवा है, वायु है। तो हवा और वायु को क्या कह सकते हैं हम, माध्यम। पानी को भी क्या कह सकते हैं, माध्यम। तो यहाँ पे हवा है, तो हवा क्या है, माध्यम है। अब इसके जो कण है, जो इस हवा के जो कण है, ये क्या है, ये कंपन कर रहे हैं। ठीक है, तभी क्या कहा जा रहा, माध्यम के कण क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। और माध्य स्थिति से, यानी जो उसकी स्थिति है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी कण जो है हवा का यात्रा कर रहा है, तो ये क्या है, माध्य स्थिति है। ठीक है, अब इस स्थिति से क्या है, मैक्सिमम विस्थापन। अब ये यहाँ से पार्टिकल जा रहा है, हाथ को मान लीजिए पार्टिकल है, और ये ऐसे ऊपर गया या मैक्सिमम नीचे गया। तो जितना यहाँ से, ये इसकी मध्य की स्थिति है, बीच की स्थिति। अब इससे जितना ऊपर या इतना नीचे जा रहा है, ये क्या है, ये आयाम है। यहाँ पे आप चित्र से समझ सकते हैं कि ये कोई वस्तु है, कोई पिंड है, और ये क्या है, ये इसकी माध्य स्थिति है, ये सेंटर की स्थिति है। और ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, और ये मैक्सिमम गया। तो ये जितना जा रहा है ये एरिया, यही क्या है, यही आयाम है। दूसरी तरह से आप इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि कंपन करने वाले पिंड या तरंग। तो कोई पिंड है, ये भी जो बताया गया है, ये कंपन कर रहा है। तो दूसरी तरह से इस तरह से भी आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो ये पिंड जो है क्या कर रहा है, किसी बिंदु से अपनी संतुलन स्थिति। तो ये जो बीच वाली है, ये क्या है, ये इसकी संतुलन स्थिति, ये बीच में सेंटर पे है, तो ये बैलेंस है। अब इससे मापी गई मैक्सिमम दूरी, अब इस सेंटर से इसकी नाप लिया जाए मैक्सिमम ऊपर की ओर या मैक्सिमम नीचे की ओर, जो भी डिस्टेंस मिल रही है उसी को हम क्या कहेंगे, आयाम। तो यहाँ पर 2 परिभाषा है, आप चाहे इसको याद कर लें, चाहे इसको याद कर लें। इस तरह से आप आयाम के बारे में बता सकते हैं। तो